फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है दोस्तों रिद्धिका हिंदी एकेडमी पे। आपको बताना चाहेंगे कि 6 नंबर की प्रश्नोत्तरी हमने कर लिया था। एक प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ी थी, लेकिन आप में से किसी ने उस प्रश्न का जवाब नहीं दिया, लेकिन मैंने वादा किया था, वादा के मुताबिक हम अपने प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। 125 नंबर का अंतिम प्रश्न था दोस्तों प्रैक्टिस सेट 6 में। तो उसी के अंतर्गत ये प्रश्न था कि कविता भावयुग की संज्ञा किसने दी? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी। तो इस 125वें नंबर के प्रश्नोत्तरी संख्या 6 के जो प्रश्न हमने छोड़ा था आपके लिए, आपने नहीं मुझे बताया, उसका ये आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कविता को भावयुग की संज्ञा किसने दी? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। आइए दोस्तों, आज की प्रश्नोत्तरी का यहीं पे स्टार्ट करते हैं। हम क्रम से प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आप समझिए 125-25 की मैंने 6 प्रश्नोत्तरी कर ली, तो आप समझ पा रहे होंगे कि कितने प्रश्न हमारे हो चुके हैं। आइए, आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। विज्ञान गीता के रचनाकार हैं। यह प्रश्न आपके लिए है और पहला ही प्रश्न है जो आपके स्क्रीन पे है। तो चिंतामणि, भिखारी, केशवदास, घनानंद। विज्ञान गीता आप पढ़े ही होंगे। आइए फटाक से हम इसका आंसर देते हैं। यह केशव की रचना है। किसकी रचना है? केशव की। 6 नंबर, ए नंबर सही होगा। दूसरा है रावरी रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत ज्यो ज्यो निहारिये। पंक्ति है केशव की, बिहारी की, भिखारी की, घनानंद की। तो आप देख पा रहे होंगे यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति घनानंद की है। सुजान इनकी प्रेमिका थी। आगे चलेंगे। रीतिकाल के अधिकांशतः कवियों की भाषा है, तो आप सभी को पता है आदिकाल की भाषा डिंगल एवं पिंगल है। इसके बाद आ जाएगा भक्तिकाल। भक्तिकाल की भाषा अवधी और ब्रज है। अब आपसे इस पूछा जा रहा है कि रीतिकाल के अधिकांश कवियों की भाषा है, तो कैसी भाषा है? ब्रज भाषा है। सभी कवि ब्रज भाषा में रचनाएं कर रहे थे। हालांकि जो है कि रीति और इनके रीतिकाल में श्रृंगार बहुत ज़्यादा चरम पे था, तो श्रृंगारिकता की रचनाएं खूब हो रही थी, लेकिन भाषा कैसी थी? ब्रज थी। आइए आगे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो यूजीसी नेट में पूछा जाता है बार बार। जन्म काल के अनुसार कवियों का सही क्रम निर्धारण कीजिए। ये 4 कवि दिए हुए हैं, पहले जो देख लीजिएगा। भूषण, मतिराम, बिहारी, घनानंद देव। बी ऑप्शन में बिहारी, भूषण, मतिराम, देव, घनानंद। सी में मतिराम, देव, बिहारी, भूषण, घनानंद। डी में इनमें से कोई नहीं। तो जन्म क्रम के अनुसार आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है, तो इसका जो आंसर होगा बी होगा। आप सभी को पता है कि बिहारी का जन्म 1955 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? तो 1955 ईस्वी में बिहारी का जन्म हुआ है। इनका निधन हुआ है 1663 ईस्वी में। अब आगे देखेंगे आप, बिहारी के बाद आपके भूषण आएंगे, और भूषण का जन्म हुआ है 1613 ईस्वी। इनकी जो मृत्यु हुई है ये 1715 ईस्वी में हुई है। आगे देखेंगे। अब आएंगे मतिराम। मतिराम भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। इनका जन्म हुआ है 1617 ईस्वी में। आगे देखिएगा, मतिराम के बाद देव आएंगे। देव भी हिंदी जगत में बहुत बार पूछे जाते हैं। 1673 ईस्वी। इनकी जो मृत्यु हुई है वो 1767 ईस्वी। आगे देखेंगे। अब आ गए आपके घनानंद, जो बार बार पूछे जाते हैं। घनानंद से आप परिचित होंगे। 1689 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, 1739 में इनकी मृत्यु हो गई। आइए अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। केशव ने प्रबंध काव्य लिखे। तो केशव ने प्रबंध काव्य लिखे 4, 3, 5, 7। तो ये प्रश्न थोड़ा सा टिपिकल है। मैंने बहुत प्रयास किया, मुझे नहीं मिला, जबकि इस प्रश्नोत्तरी में इसका आंसर दिया है 5। लेकिन आप याद रखेंगे, प्रमाणिक पुस्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि केशव के 2 प्रबंध काव्य हैं। कितने प्रबंध काव्य हैं? 2 में कौन से? एक वीर सिंह देवचरित है। कौन सा है? एक वीर सिंह देवचरित है। वीर सिंह देवचरित, ठीक है। और दूसरी है, आप देखिएगा, दूसरी है रामचंद्रिका। कौन सी है? रामचंद्रिका, ठीक। ये 2 प्रश्न, ये हो सकता है यहाँ पे टाइपिंग एरर हो, लेकिन ये 2 होगा। आप इन्हें याद रखेंगे शुक्ल के अनुसार। यदि आपको मिलते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अब हम चलेंगे 6 नंबर के प्रश्न पे। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? समाचार सुधा वर्षण, उदंत मार्तंड, माधुरी, कविवचन सुधा। 6 नंबर की प्रश्नोत्तरी में आप आ गए हैं 6 नंबर पे। अब आप बताइएगा कि किसका है 6 नंबर में, याद रखिएगा। तो ये
कौन सा है, उदंत मार्तंड, और यह 1826 ईस्वी में निकला था। आइए आगे चलेंगे। हिंदी प्रदीप के संपादक हैं भारतेंदु, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, हरिओ। तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। हिंदी प्रदीप के जो संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट, सी नंबर सही होगा। आइए आगे चलते हैं। 8 नंबर का प्रश्न है, भारतेंदु का जन्म किस वर्ष हुआ? तो 1850 में, ए नंबर सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखेंगे, और ये प्रश्न अच्छा है। धन्य भूमि भारत सब रत्नन की उपजावनी किसकी पंक्ति है? तो प्रेमघन, भारतेंदु, हरिओ, राधा कृष्ण दास। तो यह है आपका 9 नंबर का प्रश्न। यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति है प्रेम घन की। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, विजयनी वैजयंती किसकी रचना है? तो यह प्रेमघन, हरिओद, भारतेंदु। इसके बाद आएंगे, भारतेंदु के बाद देखेंगे आप प्रताप नारायण मिश्र। वैजयनी वैजयंती किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, सी नंबर सही होगा। नहुस नाटक के नहुस नाटक का नाटककार है भारतेंदु, गोपाल चंद गिरधर दास, मैथिली शरण गुप्त, सभी गलत हैं। तो ये गोपाल चंद गिरधर दास हैं, वही हैं इनके पिताजी, भारतेंदु के पिताजी हैं, है ना। आगे चलिए, कौन भारतेंदु मंडल में नहीं थे? राधा कृष्ण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र, लाला श्रीनिवास दास, हरिओद। 12 नंबर का प्रश्न है जो आपके स्क्रीन पे है। तो ये कौन नहीं थे? तो ये हरिओद जी नहीं थे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1903, 1902, 1900, 1908। आप सभी को पता है कि सरस्वती पत्रिका का पत्रिका जब प्रकाशित होना शुरू की थी तो वो 1900 में थी। अब ये प्रश्न तुरंत देख रहे हैं, ए नंबर पे रखा है 1903, जबकि सरस्वती पत्रिका सबसे ज़्यादा हाईलाइट हुई जब महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक बने। संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी कितने में बने थे? तो 1930 ईस्वी में। एग्जैक्ट आंसर पहला यही रखा है ताकि बच्चे यहाँ पे गलतियाँ कर जाएं। याद रखिएगा 1903 से 1918 ईस्वी तक सरस्वती पत्रिका के संपादक भार जो संभाले थे वो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। इन्होंने हिंदी में बहुत सारी अच्छाइयाँ इनके माध्यम से आई। जो लेखक अपनी भाषा में लिख ले रहे थे, वाक्य शुद्धियाँ नहीं थी, बहुत सारी चीज़ इन्होंने सुधारा और खड़ी बोली को प्रतिस्थापित किया ब्रज भाषा से निकाल कर। आइए आगे चलेंगे। हृदय का मधुभार किसका काव्य संग्रह है? श्रीधर पाठक का, प्रेमघन का, रामचंद्र शुक्ल का, सनेही का। 14 नंबर का यह प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। तो हृदय का मधुभार, हो सकता है यह प्रश्न आपके लिए नया हो क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में आप नहीं देख पाएंगे ऐसे प्रश्नों को, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यह रामचंद्र शुक्ल का है। किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। आगे चलेंगे। यह इनका कैसा संग्रह है? यह इनका काव्य संग्रह हो सकता है, आपसे आगे पूछ लिया जाए, संग्रह है। ठीक है, आगे चलिए। अब देखिए एक्सप्रेस, काव्य मंजूषा है या काव्य है, नाटक है, उपन्यास है, अनुदित रचना है? 15 नंबर के प्रश्न को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो ये काव्य है। क्या है? काव्य है, ए नंबर सही होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। मैथिली शरण गुप्त के गुरु का नाम क्या था? तो भारतेंदु, महावीर प्रसाद द्विवेदी, पंडित गौरीदत्त, अयोध्या सिंह, हरिओद। तो आप सभी को पता है कि मैथिली शरण गुप्त के जो गुरु थे वो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ही अपेक्षित महिलाओं की, जो अपेक्षित अब तक महिलाएं पढ़ी थी उन पर रचना करने के लिए मैथिली शरण गुप्त को कहा था। तो उसके माध्यम से यशोधरा जो है कि बुद्ध की पत्नी पे इन्होंने बहुत अच्छी रचना लिखी है ना। आगे चलते हैं। तभी वो लिखते हैं कि अगर यदि महावीर का नहीं मिलता प्रसाद तो फिर मैं इतना अच्छा कुछ हिंदी को नहीं दे पाता। ऐसे एक पंक्ति इनकी बहुत प्रसिद्ध है। आइए आगे चलते हैं। अभी संस्कृत से संस्कृत साहित्य से ये प्रश्न है, शिशुपाल वधम के है क्या है, किसकी रचना है? कालिदास की, श्रीहर्ष की, माघ की, सभी गलत है। 17 नंबर के प्रश्न में आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो ये प्रश्न आपके लिए अच्छा प्रश्न है ना, संस्कृत से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। यह माघ की रचना है, कालिदास का है शकुंतलम नाटक। आगे चलिए नेक्स्ट है, बोलने वाली औरत कहानी की लेखिका है मणिका मोहिनी, ममता कालिया, कृष्णा सोबती, मालती जोशी। तो यह मणिका मोहिनी की रचना है और ये निबंध जो है आलोचना साहित्य से ये इन्होंने किया था, बोलने वाली औरत। 18 नंबर के प्रश्न में आप एक मिनट सॉरी ध्यान दीजिएगा। तो ये बोलने वाली औरत आपसे पूछा जा रहा है ना 18 नंबर में, आप इनको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मुझसे गलती हो गई, ठीक, ध्यान दीजिए। तो यह ममता कालिया का है। किसकी है? ममता कालिया की, मणिका मोहिनी की नहीं, औरत खाली नाम से इनकी है। आगे देखेंगे 19 नंबर का प्रश्न, हम बुरे नहीं थे कहानी है। हाँ आप देखिए, मणिका मोहिनी, मृदुला गर्ग, राजी सेठ, मालती जोशी। 19 नंबर में तो ये हम बुरे नहीं थे, यह रचना जो है कहानी है मणिका मोहिनी की। इसी प्रश्न को मैंने ध्यान से पढ़ा नहीं और जल्दबाजी में मैंने गलत आंसर दे दिया, तो आप ऐसी गलती नहीं करिएगा, ध्यान दीजिए।
टाई कहानी जो असिस्टेंट प्रोफेसर में लगी हुई है, ये बहुत ही मस्त और संवेदनशील कहानी है। वक्त मिले तो ज़रूर पढ़िएगा। यह कहानी किसकी है पूछा जा रहा है, लेखक है इसके कौशिक। आगे चलिए। समानांतर कहानी के प्रवर्तक है धर्मवीर भारती, कमलेश्वर, मोहन, राकेश, राहुल, संकीर्तन। 21 नंबर का प्रश्न है, तो समानांतर कहानी के प्रवर्तक हैं कमलेश्वर, बी नंबर सही होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न है, पुरस्कार कहानी के लेखक हैं। आज के प्रश्न छोटे छोटे हैं और आपका बन भी रहा होगा प्रश्न। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आगे चलते हैं, ध्यान दीजिए। पुरस्कार कहानी के लेखक हैं यशपाल, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद गुलेरी। तो ये कौन है भाई, तो जयशंकर प्रसाद है। आइए नेक्स्ट प्रश्न है, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है सौरसेनी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, अर्धमागधी से, ब्राह्मण अपभ्रंश से। अच्छा प्रश्न है, एक भाषा से एक प्रश्न पक्का, एक या दो प्रश्न पक्का पूछे। यह मागधी अपभ्रंश से हुआ, बी नंबर सही होगा। आइए, मगही की उपभाषा बोली है राजस्थानी, पश्चिमी, बिहारी या पूर्वी। 24 इसमें ये तो दोनों आप तुरंत हटा लेंगे, लेकिन आप इसमें हो सकता है फंस जाएं, तो ध्यान दीजिएगा। तो यह है बिहारी हिंदी की उपभाषा है। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को, 14 सितंबर को, 14 नवंबर को, 15 नवंबर को। अजय देख रहे हैं 14 नवंबर, 14 सितंबर। तो आपको ध्यान देना है, प्रश्न को थोड़ा बारीकी से पढ़िएगा, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। बी नंबर सही होगा, 14 सितंबर। 25 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे था, जिसका उत्तर आपने दे दिया। 26 नंबर का प्रश्न है, झांसी किस क्षेत्र की बोली है, छत्तीसगढ़ी, बुंदेली, भोजपुरी, कन्नौजी। 26 नंबर में आप ध्यान देंगे, यह प्रश्न बहुत ही अच्छा है। तो झांसी कहाँ के थे, बुंदेले हर बोले की हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी, है ना। तो आप इस प्रश्न को अच्छे से जान पाएंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न है, 10 कुमार चरित के रचयिता का नाम बताइए, कालिदास, भवभूति, दंडी, श्रीहर्ष। 27 नंबर का प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पे है, 10 कुमार चरितम दंडी किसका है, दंडी का, सी नंबर सही होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, मालविकाग्निमित्रम के रचयिता कौन है, श्रीहर्ष, कालिदास, भवभूति, हर्ष। 28 नंबर का प्रश्न है, तो ये कालिदास इसके रचयिता है, मालविकाग्निमित्रम। नेक्स्ट प्रश्न है, सबहि नचावत राम गोसाई उपन्यास किसका है, शमशेर, रेणु, भगवती चरण वर्मा, वृंदालाल वर्मा। 29 नंबर का प्रश्न है, तो यह किसका है, तो यह जो है कि भगवती चरण वर्मा का है, सी नंबर सही होगा। अब अगला प्रश्न, एकलव्य के नोट्स रिपोर्टाज है, रेणु के, अज्ञेय के, दिनकर के, धर्मवीर भारती के। 30 नंबर का प्रश्न है, एकलव्य के नोट्स, ऋणधन, जलधल, ये सारे किसके रिपोर्टाज हैं, तो एकलव्य के नोट्स किसके रिपोर्टाज हैं, तो रेणु जी के, ए नंबर सही होगा। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। वे दिन वे लोग संस्मरण है, रघुवीर सहाय का, शिवपूजन सहाय का, देवेंद्र सत्यार्थी का, कि सभी गलत है। 31 नंबर में आप याद रखेंगे, वे दिन वे लोग शिवपूजन सहाय का संस्मरण है। आप चलेंगे 32 नंबर के प्रश्न में। प्रश्न छोटे छोटे हैं, मज़ेदार हैं, थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं इसलिए, है ना। आइए 32 नंबर पर आप देखेंगे, चीड़ों पर चांदनी यात्रा साहित्य है, यशपाल का, प्रभाकर माचवे का, विष्णु प्रभाकर का, ये निर्मल वर्मा का, डी नंबर सही होगा। इन्हीं की कहानी है परिंदे। आगे चलिए, अशोक के फूल निबंध है। अगर परिंदे कहानी आप पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, तो वहाँ पे आपको ये कहानी मिल जाएगी। अशोक के फूल निबंध है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अज्ञेय जैनेन्द्र। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के अशोक के फूल निबंध है। आप अगला देखिएगा, हो सकता है यह आपके लिए नया हो। उजली आग निबंध के लेखक हैं अज्ञेय, दिनकर, विद्यानिवास में राम नामवर सिंह। 34 नंबर के प्रश्न का आप उत्तर दीजिएगा फटाफट। तो बताइएगा 34 नंबर का प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे है, ठीक है। बताइए 34 नंबर का प्रश्न है ना, अच्छा प्रश्न है। तो यह है किसका है, दिनकर का है, किसका है, दिनकर जी का है। 34 नंबर। आइए अब हम चलेंगे, 3 आँखों वाली मछली नाटक है, उदय शंकर भट्ट का, लक्ष्मी नारायण लाल का, श्री कृष्ण प्रेमी का, लक्ष्मी नारायण मिश्र का। ये तो आप समझ गए, ये प्रश्न थोड़ा सा उलझाऊ है, तो यहाँ पे मिश्र और लाल में आपको ध्यान देना है। 3 आँखों वाली मछली नाटक है, किसका है, लक्ष्मी नारायण लाल का है कि लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। 35 नंबर के प्रश्न में आप याद रखिएगा, लक्ष्मी नारायण लाल जी का यह नाटक है। काव्य प्रकाश बहुत बार पूछा जाता है, किसके काव्य प्रकाश के रचनाकार हैं, दंडी, भोज, कुंतक, मम्मट। तो सभी को पता है कि मम्मट जी काव्य प्रकाश के रचयिता हैं। शब्दार्थों सहितो काव्यम किसका है, दंडी का, आनंदवर्धन का, विश्वनाथ का, भामा का। ये सारे प्रश्न बहुत बार रिपीट होते हैं, यूजीसी में मिलाने के लिए आते हैं, डी नंबर सही होगा। यह भामा की पंक्ति है। चरण कमल बंदो हरिराई,
में अलंकार है। उपमा, उत्प्रेक्षा, यमक, रूपक। तो उपमा में हम उपमा देते हैं। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? चरण कमल बंदो हरिराई, प्रभु का चरण जो है वो कमल के समान है ना। तो यहाँ पे मान लिया गया है, क्या किया गया है? मनु मानो जनु जानो होता तो उत्प्रेक्षा हो जाता है ना। उपमा होती अगर दी जाती उनके जैसा, जैसी, तब यहाँ पे उपमा होता है। यमक, जहाँ पे दो एक शब्द के जो है कि एक ही शब्द एक शब्द दो बार आए और उसके अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पे क्या हो जाएगा? यमक हो जाता है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है? रूपक है। 38 नंबर का प्रश्न इजी प्रश्न है। आइए आगे चलते हैं। आप देखिए, रौद्र रस का स्थायी भाव है निर्वेद, शोक, क्रोध, उत्साह। तो रौद्र, आप बताइए, रौद्र रूप धारण कर लिए आप, है ना। तो ये क्रोध है, क्या है? सी नंबर सही होगा। आइए हिमाद्री देखेंगे 40 नंबर का प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे। हिमाद्री तुंग श्रृंग के प्रबुद्ध शुद्ध भारती में रथ है रौद्र, भयानक, वीर और शास्त्र। 40 नंबर का प्रश्न है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, तो यहाँ पे क्या हो रही? ऊर्जा आ रहा है। तो यह वीर रस में रचित रचना है। आगे चलेंगे। बिनु पग चले सुने बिनु काना, मन में अलंकार है, मतलब बिना पग के व्यक्ति चलता है और बिना सुने, बिगु पग चले सुने बिनु काना, और कान नहीं है फिर भी सुनता है। तो यहाँ पे क्या है? विशेषोक्ति है, प्रतीप है, उल्लेख है, विभावना है। तो कारण के बिना कार्य हो रहा है, क्या होगा? तो यहाँ पे विभावना अलंकार होगा। डी नंबर सही है। आइए आगे चलते हैं। यह छंद से प्रश्न है। इंद्रवज्जा छंद में वर्णों की संख्या है तो कितनी है? 16, 11, 15, 14। तो कितनी है भाई? ये तो इजी प्रश्न है, सभी से बन रहा होगा, है ना। ध्यान दीजिए। तो 11 वर्ड है। आइए आगे चलेंगे। 42 नंबर का प्रश्न होगा। 43 नंबर का। मोहन गधा है में शब्द शक्ति है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, सभी गलत है। 43 नंबर का प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें लक्षणा है, मोहन क्या है? गधा है, लक्षण दिखाई दे रहा है ना, याद रखिए। विष्णु का कौन सा अर्थ नहीं है? गोविंद, केशव, दामोदर, त्रिपुरारी। 44 नंबर का प्रश्न है। तो ये त्रिपुरारी क्या है? विष्णु का पर्याय नहीं है। आगे चलेंगे। चंद्रमा का पर्याय है, यहाँ पे है पूछा जा रहा है। दिवाकर, मार्तांड, निशी, शशि। ये अच्छा प्रश्न है। 45 नंबर के। यहाँ पे आप कभी कभी गलती कर सकते हैं। तो ये शशि किसका है? तो ये है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द। आगे देखिए, रुग्ण का विलोम है। रुग्ण मतलब रोगी। तो क्या है? ताकतवर, बलशाली, स्वस्थ, इनमें से कोई नहीं। तो स्वस्थ सी नंबर सही होगा। ठीक है। 46 नंबर का प्रश्न है जो आपके स्क्रीन पे था। आइए अब आपसे पूछा जा रहा है दयालु। दयालु में आलू प्रत्यय है। यहाँ पे पूछा जा रहा है दयालु का विलोम है। कठोर, पाषाण, कष्टदायक, निर्दयी। 47 नंबर का प्रश्न है, आप लोग इसका उत्तर दीजिए। तो दयालु का मतलब उल्टा क्या होगा? निर्दयी। ठीक है। आगे चलिए। यहाँ पे शुद्ध वर्तनी वाले शब्द पूछे जाए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कौन सा इसमें शुद्ध है? पल्लव ऐसे लिखा जाएगा, पल्लव ऐसे लिखा जाता है, पल्लव। ठीक है, आधा ला। और ये आगे चलेंगे तो ये पल्लव ऐसे लिखा जाएगा। सामान्य, कलांतर, परिहास। 48 नंबर का प्रश्न है। तो सामान्य इसमें शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध है, कालांतर होगा, है ना। ध्यान दीजिए। अब हम चलेंगे आगे। आगे देखेंगे। अब आपने भी यहाँ देखा शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अब पूछा जा रहा है अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अनुदेश, अनुसंधान, अंचल, अनाधिकार। 49 नंबर का प्रश्न है, आप याद रखेंगे। तो अनुदेश, अनुसंधान, अंचल, अनाधिकार, ये तीनों शुद्ध हैं। ये अनुदेश कैसा है? अनुदेशन होता है, एक अनुदेश होता है। 49 नंबर का प्रश्न है। तो आप याद रखिएगा, इसमें अशुद्ध है। क्या अशुद्ध है भाई? एक मिनट। अनधिकार होता है, अनाधिकार नहीं होता। अनुदेश सही है, अंचल सही है, अनुसंधान भी सही है। 49 नंबर में ये देखिए अनधिकार होता है, अनाधिकार नहीं होता। ठीक है। यहाँ पे अब थोड़ा सा ध्यान देखिए, प्रश्नोत्तरी को कीजिए। ध्यान दीजिए। व्यंजन स का उच्चारण स्थान है। तो ईचू ऐसा नाम तालु, और रीटू रसाड़ा मूर्धा। तो ये क्या होगा भाई? सी नंबर सही होगा। 50 नंबर में मूर्धा होगा। स का उच्चारण स्थान है मूर्धा। अब बताइए, यहाँ पे प्रश्न है घोष वर्ण कौन सा है? तो सभी को पता है अघोष और सघोष दो होते हैं, पहला और तीसरा, पांचवा। ठीक है। अब पहला दूसरा अघोष में और सघोष में होगा, और तीसरा, चौथा, पांचवा।
345। ठीक है, अब आप इस हिसाब से इस प्रश्न को हल कीजिए। 51 नंबर का प्रश्न है, तो इसमें क्या होगा, इसमें ल होगा, है ना। डी नंबर सही है। आगे चलेंगे। के लिए कारक है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है के लिए। 52 नंबर का प्रश्न है, आप इसका उत्तर दीजिएगा। तो संप्रदान है, क्या है, संप्रदान। आइए, अब पूछ रहा है विशेषण के भेद। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न टीजीटी में पूछे जाते हैं। हो सकता है प्रश्नोत्तरी आपको ये वाली इजी लगे बाकियों से, लेकिन ये भी समझिए कि छोटे छोटे प्रश्न जो हमारे होते हैं, अगर वो प्रश्न गलत होते हैं तो हम परीक्षा से बाहर हो जाते हैं। इसलिए हमें प्रैक्टिस करना चाहिए, है ना। ध्यान दीजिए, विशेषण के भेद पूछा जा रहा है। 53 नंबर का प्रश्न है। तो 1, 3, 5, 4 विशेषण के कितने भाग हैं, तो 4 आप खोज के याद करके हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन कौन से हैं। कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे में कुछ क्या है, गुणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो कुछ बच्चे मतलब कुछ संख्याओं की बात इशारा किया जा रहा है ना, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे 55 नंबर का प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे। आप थोड़ा सा जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए क्योंकि प्रश्न छोटे छोटे हैं। विकारी शब्द है, तो विकारी का मतलब जैसे विकारी, अविकारी, विकारी जिसमें परिवर्तन हो, अविकारी जिसमें परिवर्तन न हो। तो यहाँ पे ऐसा कोई सा शब्द है जिसमें परिवर्तन नहीं होगा, या यहाँ पे विकारी शब्द है जिसमें परिवर्तन होगा। इधर उधर, यहाँ वहाँ, ये सब अव्यय वाले शब्द हैं। हाथी का हथिनी होगा, क्या होगा, हाथी का हथिनी होगा, इसमें परिवर्तन होगा, है ना। आगे चलिए, डी नंबर सही होगा। पशु शब्द है, रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है, सभी गलत है। तो योग रूढ़ वो होता है जो आपका आता है बहुव्रीहि समाज में। समास के सारे उदाहरण योग रूढ़ होते हैं। ठीक है, अपने जो है कि जैसे त्रिनेत्र, तो ये भगवान शंकर के लिए योग रूढ़ हो। यौगिक में जहाँ पे दो शब्द आपस में मिलते हैं, दो भाषाओं के, जैसे बैलगाड़ी, पाठशाला, ठीक है, महाविद्यालय, महाविद्यालय नहीं आएगा, और घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, ये यौगिक शब्द हो जाते हैं। अब यहाँ से पूछा रहा पशु, पशु का जब हम पशु को तोड़ देंगे तो प का कोई अर्थ निकलेगा, सु का कोई अर्थ, ये रूढ़ है, कैसे शब्द है, रूढ़ है। ए नंबर सही होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। देश शब्द है, आश्रय, शरीर, कटोरा, तकदीर। 57 नंबर का प्रश्न है। यहाँ से प्रश्न जो है कि बहुत बार प्रश्न देसी विदेशी से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यह कटोरा कैसा शब्द है, तो देसी शब्द है, देशज है। जिसकी उत्पत्ति का कोई पता न हो वो देशज है। किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। एक बार हमसे एक प्रश्न पूछा गया था, चिराई में कौन सा प्रत्यय उपसर्ग लगा है, गलती से मैंने उसमें प्रत्यय बता दिया था, तो मैंने कमेंट सेक्शन में जाकर उसको सुधार किया। तो ऐसी गलती अब दोबारा नहीं करना है। ठीक है, किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है, तो आपसे प्रत्यय पूछा जा रहा है, उपसर्ग नहीं, याद रखिएगा। सागर, नगर, अगर मगर, जादूगर। 58 नंबर का प्रश्न है, तो आप समझ रहे हैं, जादूगर। आगे चलेंगे। अनुसार में उपसर्ग है, यहाँ पे हमसे क्या पूछा जा रहा है, उपसर्ग। अनु, अ, आ, औ, तो अनु उपसर्ग है ना। आगे चलेंगे। 59 नंबर का प्रश्न था, ए उपसर्ग। आइए 60 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि भी है और समास भी। कौन से ऐसे शब्द है जिसमें संधि समास दोनों है। 60 नंबर का प्रश्न है, आप याद रखिएगा। तो पंचानन, पंचधन आनन, पंचानन, है ना। और यहाँ पे संधि पूछी रही, पंचधन आनन, तो यहाँ पे संधि भी है और समास भी है। विद्याधन, विद्याधन, नीलकंठ, तो इसमें सिर्फ क्या आ रहा है, बहुव्रीहि समास है। ठीक है, आगे चलेंगे। 60 नंबर का प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। पूछा जा रहा है योजक चिन्ह है, योजक चिन्ह है ये। आगे चलेंगे। तत्सम शब्द पूछा जा रहा है, तत्सम शब्द है भगत, तुरत, सुहाग, श्यामल। 62 नंबर के प्रश्न में आप देखेंगे श्यामल कैसा शब्द है, तो तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द उस शब्द को कहते हैं जो संस्कृत से सीधा हिंदी में आया हुआ है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अर्चना काव्य के रचयिता है, अर्चना किसका है, उपेंद्र नाथ तस्क, निराला प्रसाद पंत। 63 नंबर के प्रश्न में आप याद रखिएगा, यह किसका है, निराला का है। बी नंबर सही होगा। आइए आगे चलते हैं। सुजान सागर के रचयिता है मतिराम सूदन घनानंद बोधा। 64 नंबर का प्रश्न है, तो यह सुजान सागर किसकी रचना है, तो घनानंद की, है ना। 64 नंबर का। आगे चलिए। लाल तारा किसका है, लाल तारा रेखा चित्र है, आप सभी को पता है कि यह रामवृक्ष बेनीपुरी का है। और बेनीपुरी जी जिस समय देश संघर्ष कर रहा था उस समय ये जेल गए थे, और जब जो है कि गलत चीज़ों के प्रति
और अंग्रेज़ों के गलत रवैया इन्होंने देखा तो इनकी आंखें लाल हो गईं। क्या हो गई? आंखें लाल हो गईं। तो फिर इन्होंने रेखा चित्र लिखा जिसका नाम रखा लाल तारा। गलत के प्रति आक्रोशित थे तो इनको क्रोध आया, क्रोध में इनकी आंखें लाल हो गई। कभी पढ़िएगा इनके बारे में तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। अब हम चलेंगे 66 नंबर के प्रश्न पे। ये प्रश्न आपके स्क्रीन पे। रीतिकाल किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, मिश्रबंधु, शुक्ल, रमाशंकर शुक्ल। रसाल। तो ये प्रश्न आपके लिए हो सकता है अजीब हो या नया हो, ठीक है। थोड़ा सा भी आप यहाँ पे गलती करेंगे तो ये प्रश्न आपसे परेशान कर देगा आपको, है ना। देखिए 66 नंबर का प्रश्न है, अब आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ध्यान दीजिएगा। तो ये शुक्ल जी ने रीतिकाल को रीतिकाल कहा, ठीक है। आगे चलिए। और ये विश्वनाथ मिश्र ने श्रृंगार काल कहा है। 67 नंबर का प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पे है, अधिकिला फूल के विधा है कहानी, काव्य, उपन्यास, नाटक। 67 नंबर का प्रश्न है। अब आप बताइएगा तो यह उपन्यास है, कैसा है? तो यह उपन्यास है, सी नंबर। अब देखिए, प्रयोगवाद के जन्मदात्री पत्रिका है नई कविता, प्रतीक, नए पत्ते, तार सप्तक। 68 नंबर का प्रश्न है। तो अंके ने कहा भी था कि तार सप्तक जो है कि इनकी एक बहुत प्रसिद्ध लाइन आती थी, यह कोई जब इनके ऊपर आरोप लगा यह ठाले का धंधा है तो इन्होंने सफाई दिया, है ना। तो ये आप जानते होंगे यदि आप साहित्य को अच्छे से पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। 68 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, पत्रिका कौन सी है? तो यह तार सप्तक है। अब चलेंगे भाषा। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा संवेदनी सभा के संस्थापक थे राम प्रसाद निरंजनी, गिरियार्सन, सदा सुखलाल, बाबू तोताराम। 69 नंबर का प्रश्न है। तो इसके स्थापक कौन थे? बाबू तोताराम। अब हम आ गए हैं 70 नंबर के प्रश्न पे। कहाँ पहुँच गए? 70 नंबर के प्रश्न पे। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं। देखिएगा, सतह से उठता हुआ आदमी कहानी के लेखक हैं प्रसाद। मुक्तिबोध, अज्ञेय, सभी गलत है। 70 नंबर का प्रश्न है। तो यह मुक्तिबोध का है। किसका है? मुक्तिबोध का। फैटेंसी के कवि कहे जाते हैं। राउरवेल है व्याकरण ग्रंथ, चंपू काव्य, लंबी कविता, इनमें से कोई नहीं थी। है चंपू काव्य है। कैसा काव्य है? चंपू काव्य। चंपू का मतलब हो जिसमें गद्य भी हो प्लस पद्य भी हो, उसे क्या कहेंगे? चंपू काव्य। आगे चलिए। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। बीजक के कितने भाग हैं? तो 3, साखी, सबदी, रामायणी। आगे चलिए। हार की जीत किस विधा की रचना है? उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध। तो यह हार की जीत कहानी विधा है। कैसी विधा है? तो कहानी विधा है। यह सुदर्शन की कहानी है, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कहानी है। किसकी कहानी है? तो आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कहानी है। आप चलेंगे। वीर रस का अस्थाई भाव है, वीर का उत्साह। बी नंबर सही होगा। आगे चलेंगे। महावीर चरित के रचनाकार हैं श्रीहर्ष, भारवी, भवभूति, कालिदास। कौन है भाई? 75 नंबर के प्रश्न में। तो यह भवभूत की रचना है। किसकी रचना है? भवभूत की, ठीक है। आगे चलिए। नेक्स्ट प्रश्न, मंगलसूत्र अधूरे उपन्यास के लेखक का नाम बताओ। शैलेश मटियानी, सुदर्शन। आप चलेंगे आगे देखिए। आगे के ऑप्शन में मोहन राकेश, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं। मंगलसूत्र किसका है? आप सभी को पता है। आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा, है ना। चलिए, कुछ प्रश्नों के उत्तर आप भी दिया करिए। अब देखिए, गोरख का पूरा नाम है। 77 नंबर का प्रश्न है। गोरख का पूरा नाम है तो इसमें से गोरखनाथ का मसेंद्रनाथ पूरा नाम है। तो ये सभी ऑप्शन गलत होंगे, है ना। गोरख का पूरा नाम है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो ये 4 ऑप्शन से नहीं होंगे। गोरख पांडे, सुदामा, ये सब नहीं होंगे। इस प्रश्न को आप यहाँ से हटा ही दीजिएगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। 78 नंबर का प्रश्न है। रूस में 25 मास के लेखक हैं नागार्जुन, मुक्तिबोध, राहुल संकीर्तन, हरिशंकर परसाई। हरिवंश नहीं, हरिशंकर परसाई। 78 नंबर के प्रश्न में आप देखेंगे तो रूस में 25 वर्ष राहुल संकीर्तन की रचना है, क्योंकि यही क्या थे? यायावरी थे, घूम रहे थे। तद्भव शब्द है फाल्गुन, भिक्षा, कोकिल, मोह। आपसे तद्भव पूछा जा रहा है, तत्सम नहीं, तद्भव यहाँ पे वो लगेगा, ठीक है। 79 नंबर का प्रश्न है। तो मुँह क्या है? ये तद्भव शब्द है, ठीक है। अब देखिए,
ईद का चाँद होना मुहावरे का अर्थ है खुशियाँ मनाना, जिसको सब प्यार करें, बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ना। सी नंबर सही होगा, बहुत दिन बाद दिखाई पड़ना। 9 2 11 होना 81 नंबर का प्रश्न है। आप बचपन से पढ़े आए होंगे, ठीक है। तो भाग जाना क्या होगा, भाग जाना। सी नंबर सही होगा। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है खोदा पहाड़ निकली चूहिया, अधिक परिश्रम किंतु लाभ कम, किसी बात का झूठा प्रचार करना। पहाड़ों में भी जीवन है, इनमें से कोई नहीं। तो 82 नंबर को आप ध्यान दीजिएगा। तो अधिक परिश्रम के बाद किंतु लाभ कम मिलना, ये है खोदा पहाड़ निकली चूहिया। चालाक से चालाकी करना लोकोक्ति का अर्थ है, क्या होगा, चयन कीजिए। चालाक से चालाकी करना। एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, मान न मान मैं तेरा मेहमान, तू डाल डाल मैं पात पात, इनमें से कोई नहीं। तो तू डाल डाल और मैं पात पात। चालाक तो चालाकी कर ही रहा था, लेकिन आप उससे भी आगे निकले। जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द है वेग, जिज्ञासु, ज्ञानी, ऋषि। तो जिज्ञासु बी नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है जो स्त्री अभिनय करती हो सकता है आपके नज़र में नटी हो, नायिका हो, ठीक है, ध्यान दीजिए। जो स्त्री अभिनय करती हो उसे क्या कहेंगे, नटी, नायिका, नर्तकी, अभिनेत्री। 85 नंबर का प्रश्न है, सब सिमिलर है तो आप याद रखिएगा। तो क्या कहेंगे आप, अभिनेत्री कहेंगे। क्या कहेंगे, अभिनेत्री। डी नंबर सही होगा। अब देखिएगा 86 नंबर का प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे है। रमेश पानी ले आ, रमेश पानी ले आया, वाक्य है सरल, मिश्र, संयुक्त, सभी गलत है। तो आप सभी जानते हैं जहाँ पे छोटा वाक्य होगा तो वो सरल होगा, मिश्र वाक्य होगा, एक वाक्य खत्म होगी दूसरे पर डिपेंड होगा, उसे मिश्र वाक्य कहेंगे, ठीक है। और संयुक्त वाक्य होगा जहाँ पे दो वाक्य मिलेंगे और किंतु परंतु लेकिन से जुड़ा होगा। तो आपसे पूछा जा रहा है तो यह सरल वाक्य है। कैसा वाक्य है, सरल वाक्य है। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 87 नंबर का, जिससे किसी बात के न होने का बोध हो वाक्य कहलाता है। न होने का बोध हो, ध्यान दीजिएगा, आज्ञावाचक, विधिवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक। तो ये होगा सी निषेधवाचक। आप देखेंगे प्रतिदिन में समास है बहुब्रीहि, द्वंद्व, अव्ययी, कर्मधार है। कौन सा समास है प्रतिदिन में, तो इसमें आएगा आपका अव्ययी भाव समास, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलिए। रात दिन में समास है तो दिगु जो संख्यावाची हो, तत्पुरुष जिसमें कर्ता ने कर्म को सारी जो है कि ये क्रियाएं लगी हो, द्वंद्व मतलब दोनों पद प्रधान हो, बहुब्रीहि जिसमें तीसरा पद प्रधान हो। तो इस हिसाब से आपके हिसाब से क्या होगा, दिन और रात दोनों ही अपने आप में बराबर है। तो यहाँ पे द्वंद्व समास होगा। कौन सा समास होगा, तो द्वंद्व समास होगा, ठीक है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, पंचक्की में समास है बहुब्रीहि, कर्मधार है, तत्पुरुष, द्वंद्व। 90 नंबर के प्रश्न में आप देखेंगे तत्पुरुष समास है, पान के लिए, पन के लिए चक्की, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, पावक का सही संधि विच्छेद है पधन आवक, पाधन अक, पौधनक, पौधनक। तो क्या होगा, पौधन अक। डी नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, निरंतर में संधि विच्छेद है निर्धन अंतर, निर्धन अंतर, निधन अंतर, इनमें से कोई नहीं। 92 नंबर के प्रश्न में आप देखेंगे निधन अंतर होगा। क्या होगा, निधन अंतर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिएगा, यशोदा में संधि विच्छेद है यशधन अदा, यशोधन अदा, यशुधन अदा, यशधन दा। 93 नंबर का प्रश्न है, आप सभी को पता है कि यशधन दा इसमें होगा। डी नंबर सही होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। सूफी का परंपरा के पहले कवि कौन थे, जयसी, कुतुबन, मंझन, मुल्ला दाऊद। 94 नंबर के प्रश्न है, आप ध्यान दीजिएगा। तो सूफी का परंपरा के प्रथम कवि है मुल्ला दाऊद। अब देखिए पद्मावत की भाषा पूछी जा रही है। तो आपसे पूछा जाता है ना रामचरित मानस किस भाषा में है, तो भी अवधि में है। और पद्मावत की भाषा पूछी जा रही है तो ये भी अवधि में, लेकिन ये ठेठ अवधि में है। किसमें है, ठेठ अवधि भाषा में पद्मावत लिखा हुआ है। अब चलेंगे आगे। ये अंतर आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, आप याद रखेंगे क्योंकि ये दोनों प्रश्न काफ़ी बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। ध्यान रखिए, जानत है वह सिरजनहारा, जो कुछ है मन मरम हमारा। पंक्ति है उस्मान की, कबीर की, नूर मोहम्मद की, कुतुबन की। तो इनके ऊपर आरोप लगा, आप हिंदू हो के, आप मुसलमान हो के हिंदू के ऊपर क्यों, तो ये लिखे ना हिंदू मग पर पाँव न राखे। इन्होंने यही पंक्ति, उसके आगे वाली पंक्ति ये है, जानत है वह सिरजनहारा, जो कुछ है मन मरम हमारा। तो ये सी नंबर यह पंक्ति है नूर मोहम्मद की। आई आगे चलेंगे। वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है,
तुलसीदास, सूरदास, तुलसीदास, रैदास, जैसी। 97 नंबर का प्रश्न है। तो वैराग्य संदीप ने तुलसीदास की रचना है। आइए आगे चलते हैं। रामचंद्र के अनुसार तुलसीदास की कुल 12 रचनाएं हैं, जिसे उनके अब आप पढ़े होंगे उनका साहित्य तो आपको पता होगा। वैसे तो इनकी काफ़ी रचनाएं हैं, लेकिन शुक्ल जी के अनुसार 12 रचनाएं कितनी है? 12। अब आप देखिएगा 98 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है ना, ध्यान दीजिए। जाके प्रिय न राम बदही पंक्ति ली गई है। रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका। 98 नंबर का प्रश्न है। तो ये विनय पत्रिका की पंक्ति है, ठीक है, ये विनय पत्रिका की पंक्ति है। ये प्रश्न एजेक्ट 2021 टीजीटी में पूछा गया था। अष्टछाप की स्थापना किस वर्ष हुई? 1556, 1565, 1585, 1531। तो कब हुई थी? 1565 ईस्वी में हुई थी। 99 नंबर का प्रश्न है। आगे चलेंगे, ध्यान दीजिए। निम्न में कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? नंददास, सूरदास, चित्तस्वामी, नाभादास। 100 नंबर का प्रश्न है। तो नाभादास अष्टछाप में नहीं है। अब नेक्स्ट अगला प्रश्न है। साहित्य लहरी किसकी रचना है? कबीर की, मीरा की, रैदास की, सूरदास की। साहित्य लहरी, तो यह सूरदास की रचना है। डी नंबर सही होगा। 101 नंबर के प्रश्न में डी नंबर सही है। आगे चलिए। बैरवे नायिका भेद के रचनाकार हैं तुलसीदास, रहीम, रसखान, चित्तस्वामी। 102 नंबर में आप याद रखेंगे, रहीम की रचना है बैरवे नायिका भेद। अगला प्रश्न है 103 नंबर का। किस विदेशी विद्वान ने हिंदी व्याकरण सबसे पहले लिखा? जॉर्ज ग्रियर्सन, गार्सा दत्तासी और जिसुआ केटलर, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले व्याकरण लिखा था वो भी विदेशी विद्वान, वो थे जिसुआ केटलर ने। यह प्रश्न बहुत बार रिपीट होता है। अपनी किस भाषा को विद्यापति ने कहाड़ी कहा? अच्छा प्रश्न है। 104 नंबर का। तो पदावली को, कीर्तिलता को, कीर्ति पताका को। तो कीर्तिलता को क्या कहा है? कहाड़ी कहा है, ठीक है। आगे चलिए। 105 नंबर का प्रश्न है। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथमतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, साहित्य सहचर, हिंदी साहित्य का विकास। तो आप सभी को पता है, जो शुक्ल जी की किताब पढ़ेंगे वहाँ में उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट किया हुआ है। तो ये किसके नाम से जो है कि हिंदी शब्द सागर की भूमिका में शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? तो हिंदी साहित्य का विकास नाम से यह क्या हुआ था? प्रकाशित हुआ था। आगे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न। हिंदी के प्रथम कवि हैं। हिंदी के प्रथम कवि पूछे जा रहे हैं। रामकुमार वर्मा, गुलेरी, स्वयंभू, सरहपाद। तो कौन है? सरहपाद जी हैं। इनको सरहपाद भी कहते हैं। 106 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, आप देखेंगे 107 नंबर के प्रश्न को। 107 नंबर का प्रश्न है। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम दिया? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, राहुल संकीर्तन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो 107 नंबर के प्रश्न में आप याद रखें, यह नाम दिए थे सिद्ध सामंत काल, तो यह दिए थे राहुल संकीर्तन। सी नंबर सही होगा। आइए 108 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। हरडेवाड़ी किसकी रचनाओं का संग्रह है? संतदास, जगन्नाथ दास, रज्जब, दादू दयाल, सुंदर दास। सबको पता है हरडेवाड़ी कई बार पूछा जाता है, दादू दयाल की रचना है। सी नंबर सही होगा। अब यहाँ पे एक प्रश्न आपके स्क्रीन पे, जहाँ से ये चीज़ आपको बराबर याद होनी चाहिए, ध्यान दीजिए। पूछा जा रहा है ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक हैं रामानंद, विष्णु स्वामी, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य। तो 109 नंबर का प्रश्न है जो आपके स्क्रीन पे है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो आगे आप बताइए क्या है भाई ब्रह्म संप्रदाय के संप्रदाय? तो यह है मध्वाचार्य, ठीक है। कौन है? मध्वाचार्य। और रुद्र स्वामी का है, रुद्र संप्रदाय किसका है? तो ये है विष्णु स्वामी का। अब आया रामानुजाचार्य का, क्या है? तो इनका श्री संप्रदाय है। कौन सा संप्रदाय है? श्री संप्रदाय। अब आएगा रामानंद, तो रामानंद तो इसके क्या थे? संप्रदाय के संस्थापक ही थे, ठीक है, जो जहाँ से ये प्रवर्तक शुरू हुआ था। अब चलते हैं और एक आप पूछा जाता है ब्रह्म संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? तो ब्रह्म संप्रदाय जो आपसे पूछा गया है, मध्वाचार्य। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न। इनमें से कौन रामानंद का शिष्य नहीं है? रैदास, कबीर, पद्यावती, दादू। अच्छा प्रश्न है, ठीक है। आप बताइए 110 नंबर के प्रश्न का आप लोग उत्तर दीजिएगा। तो दादू नहीं है। कौन नहीं है? दादू। आगे चलिए, दादू इधर आ जाएंगे कबीर के बाद वाले में, है ना, ध्यान दीजिए। कायाकल्प उपन्यास है जैनेन्द्र का, प्रेमचंद का, अज्ञे का, डॉक्टर
देवराज का। सभी उपन्यासकार हैं और प्रसिद्ध उपन्यासकार, इनकी सभी रचनाएं टीजीटी पीजीटी हर जगह पूछी जाती हैं। तो अब बताना आपको क्या है, कायाकल्प किसका 111 में, तो यहाँ प्रेमचंद का है। किसका है? प्रेमचंद जी का है। अब चलिए, वैदेही वनवास किसकी रचना है? तो वैदेही वनवास रामनरेश त्रिपाठी, हरिओद, श्रीधर पाठक, मैथिलेश्वर और गुप्त। तो आप याद रखेंगे वैदेही जो वनवास रचना है वह किसकी है? तो यह है हरिओद जी की। हरिओद जी की बहुत बार पूछी जाने वाली यह रचना है। प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास है। तो इनकी पत्नी जब लिखी थी ना कि प्रेमचंद घर में है, तो वहाँ पे इन्होंने जिक्र किया है प्रेमचंद का पहला उपन्यास। और अब ध्यान दीजिए, सेवा सदन, कायाकल्प, निर्मला, प्रेमा। तो 113 नंबर के प्रश्न में आप देखेंगे तो प्रेमा इनका प्रथम डी नंबर सही होगा। ठीक है, प्रेमा। आगे चलिए, लज्जा और ग्लानि निबंध के लेखक हैं। तो चिंतामणि भाग 1 में देखेंगे तो यह निबंध आपको मिलेगा। जो हमारे अभी तो हमारे चैनल पे नहीं है, लेकिन किताबें हमारे पास हैं। अगर इनको पढ़ना हो, बहुत अच्छे निबंध हैं, तो हम आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, अब बताइए किसका है? तो यह रामचंद्र शुक्ल जी का है। ए नंबर सही होगा। आगे चलिए, हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है आप बीती, अर्धकथा, वसेरे से दूर, 60 वर्ष एक रेखांकन। 15 नंबर का प्रश्न है। तो यह किसका है? अर्ध कथानक, जैनेन्द्र जो है कि यह हिंदी की पहली रचना है और दोहा छंद में लिखी हुई यह रचना है। ठीक है, और पहली मानी जाती है अर्ध कथा, जिसमें 55 वर्ष का इन्होंने जिक्र किया था और टोटल उम्र ये 110 माने थे। जब 55 साल के हो गए तो इन्होंने लिखा अपना अर्ध कथा। संयोग से यह अर्ध कथा ना पूरी कथा रही, लेखक 2-3 साल बाद दुनिया से चला गया। अब बताइए अगला प्रश्न, एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? माखनलाल चतुर्वेदी, दिनकर, उदयशंकर भट्ट। तो यह माखनलाल चतुर्वेदी की है एक भारतीय आत्मा, इनको उपाधि मिली हुई है। अब चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न, 118 नंबर का प्रश्न 16 नंबर का हुआ। अब पूछ रहा है 117 नंबर में कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? ये प्रश्न अभी पीछे के प्रैक्टिस सेट में रिपीट हुआ था। तो 15 सर्ग हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्षा, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद और आनंद। रहस्य के बाद आनंद आ जाएगा, है ना। और आनंद की स्थापना करना ही प्रसाद का महत्वपूर्ण ध्येय था, है ना। चलिए, 118 प्रसाद की कौन सी रचना ब्रजभाषा में है? अच्छा प्रश्न है। कामायनी, आंसू, चित्राधार, महाराणा का महत्व। तो ये कामायनी खड़ी बोली में, इसे आप समझिए। अब पूछा जा रहा है आपसे कि ब्रजभाषा में है, तो ये है चित्राधार। सी नंबर सही होगा। ठीक, आंसू विरह काव्य है ना। आगे चलेंगे, निराला का प्रथम काव्य संग्रह है जूही की कली, बेला, अणिमा, अनामिका। तो निराला का ये प्रश्न यूजीसी नेट में बहुत बार रिपीट होने वाला प्रश्न है, तो ध्यान दीजिएगा। अनामिका है इनका प्रथम काव्य संग्रह, डी नंबर सही होगा। आगे चलेंगे, बूढ़ा कला और बूढ़ा चाँद किसकी रचना है? कला और बूढ़ा चाँद पंत की किस विधा की रचना है? काव्य, नाटक, आलोचना, निबंध। 120 नंबर का प्रश्न है, तो यह उनका काव्य है। क्या है? काव्य है। आगे चलेंगे, निहार रचना है प्रसाद का, पंत का, निराला का, महादेवी वर्मा जी का। 121 नंबर का प्रश्न है, तो आप देखेंगे यह महादेवी वर्मा जी की रचना है, निहार रस निर्जा। ठीक है, आगे चलिए, प्रयोगवाद बैठे ठाले का धंधा किसने कहा? नरगेंद्र ने, आचार्य शुक्ल ने, नंदुलाल वाजपेयी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो यही है जो है कि नंदुलाल वाजपेयी छायावाद के आलोचक माने जाते हैं। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? निराला, प्रेमचंद, शुक्ल, अज्ञे। तो 1936 ईस्वी में हुआ था इसका जो है कि इस अधिवेशन का बैठक, जिसके अध्यक्ष थे मुंशी प्रेमचंद जी, है ना। लखनऊ में यह अधिवेशन हुआ था। नागार्जुन का वास्तविक नाम है प्रताप नारायण मिश्र, वैद्यनाथ मिश्र, उग्र, मैथिली। तो ये है वैद्यनाथ मिश्र, बी नंबर सही होगा। और आज का अंतिम प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे है, गिरजा कुमार माथुर की सप्तक से संबंधित है। 125 नंबर का प्रश्न है, तो ये तार सप्तक से है। कैसे हैं? तो तार सप्तक से है। इसका प्रकाशन 1943 ईस्वी में हुआ है। कुल 4 सप्तक हैं। कितने सप्तक हैं? 4 सप्तक हैं और एक सप्तक में 7 कवि हैं। ठीक है, तब यहाँ ये रहा आपका आज का अंतिम प्रश्न। प्रश्न कैसा लगा? ये प्रश्न उतनी ईजी है। आपके कितने प्रश्न सही हुए ये तो आप बता ही दीजिएगा, है ना। 125 में 125 आपके सही होंगे, ये मुझे उम्मीद है। अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और लाइक आप नहीं करते तो थोड़ा सा
मैं डीमोटिवेट होने लगती हूँ, आपको पसंद नहीं आ रहा। आप कमेंट ज़रूर छोड़िएगा, मैं आपके एक एक कमेंट को रीड करती हूँ और फिर उसका उत्तर देने का प्रयास करती हूँ। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आएगा तो एक बार फिर से प्लीज़ लाइक कीजिएगा, एक कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।